Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. I am Rida Bashir and today we will discuss neuropsychology perspectives and history. So clinical psychology में अगर देखा जाए तो न्यूरोसाइकोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा रोल है और ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। और अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ न्यूरोसाइकोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। जो डिफरेंट न्यूरोसाइकोलॉजिकल एसोसिएशंस हैं उनकी मेंबरशिप्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए गए हैं और डिफरेंट न्यूरोसाइकोलॉजिकल टॉपिक्स से रिलेटेड पेपर्स, बुक्स और जर्नल्स भी पब्लिश होते हैं। सो न्यूरोसाइकोलॉजी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हमारे ब्रेन और बिहेवियर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको ये स्टडी करती है। अब न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के रोल्स क्या क्या होते हैं, तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट बहुत से न्यूरोलॉजिस्ट्स और फिजिशियंस को किसी भी पर्टिकुलर डायग्नोसिस में हेल्प आउट करते हैं। और क्योंकि न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का जो फोकस होता है, एम्फेसिस होता है, वो ब्रेन फंक्शनिंग पे होता है, तो समटाइम्स वो किसी भी डिसऑर्डर की रिकवरी से रिलेटेड प्रेडिक्शंस भी देते हैं। इसके अलावा न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डिफरेंट इंटरवेंशंस और रिहेबिलिटेशंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। और वो पेशेंट्स जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट उनको भी डील करते हैं ताकि जो कॉज ऑफ इलनेस है उसको प्रिडिक्ट किया जा सके। हिस्ट्री की अगर बात की जाए न्यूरोसाइकोलॉजी की, तो जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई न्यूरोसाइकोलॉजी की फील्ड में वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। और रिसर्चर्स ने ये अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉर्टिकल एरियाज़ हैं जो कि अगर डैमेज हो जाएं तो वो हमारे बिहेवियर्स को इफ़ेक्ट करते हैं। इनमें फ्रांस गैल की रिसर्चेस बहुत प्रोमिनेंट हैं। गैल का ये बिलीव था कि हमारे जो स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज़ का साइज़ है वो हमारी साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज़ को डिटर्मिन करता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो भी इन्हीं ब्रेन एरियाज़ के साइज़ पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट रिसर्चेस ऐसे भी थे जिन्होंने एनिमल ब्रेन्स के डिफरेंट एरियाज़ को डिस्ट्रॉय किया, रिमूव किया और इसके बाद ये देखा कि क्या इन एरियाज़ को डिस्ट्रॉय करने से या रिमूव करने से उनके बिहेवियर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है या नहीं। तो पहले फ्रांस गैल ने लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, बट जब एनिमल ब्रेन पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उसके बाद इकोपोटेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट आया कि हमारा जो ब्रेन कॉर्टेक्स है वो एज अ होल फंक्शन करता है, सेपरेट यूनिट्स या आइसोलेटेड यूनिट्स में फंक्शन नहीं परफॉर्म करता। इसके अलावा कुछ ब्रेन फंक्शनिंग अगर किसी इंजरी की वजह से इम्पेयर हो जाए तो वो हमारे जो हायर फंक्शंस हैं लाइक इंटेलिजेंस या डिसीजन मेकिंग, तो उनको भी वो इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट आया दैट इज़ फंक्शनल मॉडल। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो डिफरेंट ब्रेन एरियाज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर कोई भी स्पेसिफिक बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। इसके बाद आ जाती है न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूरोसाइकोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई क्योंकि ड्यूरिंग वॉर बहुत ज़्यादा हेड इंजरीज़ हुई थी और क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड भी तब डेवलप हो चुकी थी। तो वार्ड हाल्स्टेड एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उसके बाद फिर नेचुरल सेटिंग्स में ब्रेन डैमेज को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। इस ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू हाल्स्टेड ने उन इंडिविजुअल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ऑब्ज़र्व किया और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और असेस करने के लिए उन पेशेंट्स पे फिर डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किए और उन्होंने फिर एक टेस्ट बैटरी डेवलप की दैट इज़ हाल्स्टेड रिटेन बैटरी। फिर 1980s में लूरिया नेब्रास्का आई और उन्होंने न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी डेवलप की जिसको अब एज एन अल्टरनेटिव टू हाल्स्टेड रिटेन बैटरी यूज़ किया जाता है। सो न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट को डिस्कस करने से पहले हम ब्रेन का स्ट्रक्चर, फंक्शन और इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन डिस्कस करते हैं। तो अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा जाए तो हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं दैट इज़ लेफ़्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ़्ट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और लैंग्वेज फंक्शंस, लॉजिकल इन्फरेंसेस और डिटेल एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारी लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और विजुअल स्पेशल स्किल्स, क्रिएटिविटी, म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ और परसेप्शन ऑफ डायरेक्शन में इन्वॉल्व होता है।
दोनों हेमिस्फीयर्स के दरमियान में जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है या जिस कनेक्शन के थ्रू दोनों हेमिस्फीयर्स कम्युनिकेट करते हैं वो है कॉर्पस कैलोसम, जो कि हमारे कम्प्लेक्स बिहेवियर्स को कोऑर्डिनेट भी करता है और इंटीग्रेट भी करता है। अब हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के फर्दर 4 लूब्स हैं, दैट इज़ फ्रंटल, टेम्पोरल, पैरिटल एंड ऑसिपिटल लोब्स। अब जो फ्रंटल लोब है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपने बिहेवियर को ऑब्ज़र्व भी कर सकें और दूसरों के रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम अपने बिहेवियर को कंपेयर भी कर सकें। इसके अलावा फ्रंटल लोब हमारे इमोशंस को मॉनिटर भी करता है और कंट्रोल भी करता है, और जितनी भी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग्स हैं लाइक फार्मुलेटिंग, प्लानिंग या जितने भी गोल डायरेक्टिव इनिशिएटिव्स होते हैं, इन तमाम फंक्शंस को फ्रंटल लोब ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट लोब इज़ टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस, रिसेप्शन और एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो हमारे टोन्स, साउंड्स और रिदम्स की ऑडिटरी प्रोसेसिंग है उसको भी टेम्पोरल लोब ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारी जितनी भी टेक्टाइल, काइनेस्थेटिक या फिर स्पेशल परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग है वो तमाम पैरिटल लोब के अंडर हैं, और पैरिटल लोब हमारे बॉडी अवेयरनेस में भी इन्वॉल्व होता है। लास्ट इज़ ऑसिपिटल लोब। तो ऑसिपिटल लोब बेसिकली विजुअल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी मोटर कोऑर्डिनेशन लाइक कंट्रोल ऑफ इक्विलिब्रियम या मसल टोन है, तो इन तमाम फंक्शंस को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अब ब्रेन डैमेजेस के अगर कॉजेज़ देखे जाएं तो उनमें सबसे पहले आ जाता है ट्रॉमा। सो अमेरिका में हर साल 2 मिलियन लोग जो हैं उनको हेड इंजरीज़ होती हैं। इसके अलावा जो यंग अमेरिकन्स में डेथ और डिसेबिलिटी की लीडिंग कॉज है वो भी हेड ट्रॉमा है। तो हेड ट्रॉमा के अगर मेजर इफ़ेक्ट्स देखे जाएं तो उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ कॉन्क्यूशंस, कॉन्ट्यूशंस एंड लेसरेशंस। कॉन्क्यूशंस वो कंडीशन है जब हमारे ब्रेन फंक्शंस मोमेंटरीली डिसरप्ट हो जाएं, बट इसमें मोस्टली टेम्परेरी डैमेज होता है, परमानेंट डैमेज बहुत कम होता है। सेकंड जो कैटेगरी है वो है कॉन्ट्यूशंस। तो कॉन्ट्यूशंस ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ब्रेन अपनी नॉर्मल पोजीशन से शिफ्ट होके स्कल की तरफ प्रेस हो जाता है, और इसका जो आउटकम होगा वो या तो कोमा होगा या फिर डिलीरियम होगा। लास्ट इज़ लेसरेशंस और लेसर। तो जब हमारे ब्रेन टिश्यूज़ रप्चर हो जाते हैं तो उस कंडीशन को लेसरेशन कहते हैं। लेसरेशन समटाइम्स बुलेट्स की वजह से भी कॉज होती हैं, और समटाइम्स अगर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आके फुल फोर्स के साथ हिट करे तो उसकी वजह से भी लेसरेशन कॉज होती है। सेकंड जो कॉज है वो है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, जिसको स्ट्रोक भी कहा जाता है। स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो सेरिब्रल ब्लड वेसल्स हैं वो या तो ब्लॉक हो जाती हैं या फिर रप्चर हो जाती हैं। और एडल्ट्स में अगर देखा जाए तो ब्रेन डैमेज की जो एक कॉमन कॉज है वो स्ट्रोक है। स्ट्रोक की वजह से समटाइम्स एफेजिया हो जाता है, मीन इंडिविजुअल की लैंग्वेज इम्पेयर हो जाती है। कभी कभार एप्रेक्सिया हो जाता है कि इंडिविजुअल अपने वॉलेंट्री मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकता, या फिर एग्नोसिया हो जाता है, इंडिविजुअल की जो सेंसरी परसेप्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स में सेरिब्रल हेमोरेज भी आ जाता है। सेरिब्रल हेमोरेज में इंडिविजुअल की जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, और जो ब्लड है वो ब्रेन टिश्यूज़ और डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स को डिस्ट्रॉय या डैमेज करता है। सेरिब्रल हेमोरेज की वजह से मोस्टली तो डेथ्स ही होती हैं, बट जो लोग सर्वाइव करते हैं उनको या तो पैरालिसिस हो जाता है या फिर डिफरेंट स्पीच प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या फिर मेमोरी या जजमेंट डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इसके अलावा ट्यूमर्स भी ब्रेन डैमेज की एक कॉज है। ब्रेन ट्यूमर कभी कभार तो ब्रेन के अंदर ही ग्रो करता है और कभी ब्रेन के बाहर भी ग्रो करता है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके फ्लूइड्स में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी वजह से ब्रेन ट्यूमर कॉज होता है। ट्यूमर्स को सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सर्जरी की वजह से ही ब्रेन डैमेज हो जाता है। और कुछ ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे ब्रेन एरियाज़ में होते हैं जिनको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे केसेस में रेडिएशन ट्रीटमेंट्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो डीजेनरेटिव डिजीज़ हैं।
तो बहुत सी ऐसे डीजेनरेशन या डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जो कि न्यूरॉन की डीजेनरेशन की वजह से कॉज होते हैं, जिनमें हंटिंगटन, पार्किंसन, अल्जाइमर डिजीज़ और डिमेंशिया आ जाते हैं। समटाइम्स मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी बहुत से न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्सोकॉफ साइकोसिस जो कि पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से कॉज होता है। इसके अलावा पेलेग्रा है जो कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है, और बेरी जो कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। इसके अलावा क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज़ और कुछ ऐसे मेटल्स, टॉक्सिन्स और गैसेस हैं जो कि ब्रेन डैमेज कॉज करते हैं। ब्रेन इंजरी और ट्रॉमा की वजह से बहुत से कॉग्निटिव और बिहेवियरल सिम्टम्स भी अपीयर होते हैं, और पेशेंट का जो रिस्पांस होता है न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट के लिए वो मोस्टली साइकोलॉजिकल और इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। क्योंकि एक इंडिविजुअल अगर अपने डेली टास्क ही मैनेज नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से इंडिविजुअल की ओरिएंटेशन इम्पेयर हो जाती है, उसको अपने सराउंडिंग्स का नहीं पता होता, टाइम का नहीं पता होता, उसकी मेमोरी इम्पेयर हो जाती है, वो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता। इसके अलावा रैपिड और इनअप्रोप्रिएट मूड स्विंग्स